हेलो, वेलकम टू डेल क्लासेस। और आज हम 7 अगस्त का हिंदू एनालिसिस देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के साथ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन है अफ़गानिस्तान की, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आज न्यूज़ में था, इडुक्की रिजर्वेयर, जैक फ्रूट फॉर फेस्टिवल, इनर लाइन परमिट, चकमास एंड हजोंग्स, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, GISAID के बारे में, अल्फा फोल्ड क्रिस्पर Cas9, सिकल सेल अनीमिया, पेनिनसुलर रॉक अगामा, कोडापल्ली, आंध्र प्रदेश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धानकर जी। तो ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के और अब ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इसमें स्टेट असेंबली इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के मीन्स से होता है। इनका जो टर्म है वो 5 years का है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं और इनका रिमूवल भी हो सकता है अगर जो राज्यसभा है वो एक रिजोल्यूशन पास करे और उस रिजोल्यूशन को अगर लोकसभा भी पास कर दे तो। दोनों ही केसेस में, रेजिग्नेशन के भी और रिमूवल के भी, बाद जो इलेक्शन होता है वो एज सून एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट लगा लो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन सेम ऐसा ही है। मतलब आपको एग्ज़ाम पूछ सकता है कि कितने महीनों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेंशन नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ कहा है कि एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन हो जाना चाहिए। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, क्या वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं? तो हाँ, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी, यहाँ पे भी देखेंगे ये भी अप्रॉक्स 10 years एंड सेम 10 years। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थी अफ़गानिस्तान की मेंशन, जैसे कि हेरत, कंधार, जलालाबाद, मज़ार शरीफ। UPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मज़ार शरीफ लोकेशन जो है वो किस कंट्री में है। तो यहाँ पे हम अफ़गानिस्तान देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा इंडिया। मैं आपके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पर है आपका अफ़गानिस्तान। इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में सिर्फ आता है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान, इन सब से बॉर्डर करता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके पास कोई एक्सेस नहीं है सी का, समंदर का कोई एक्सेस नहीं है। डन। नेक्स्ट है आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। हम सबको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल न्यूज़ में था, ये 1981 में बना है। इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया में, और इसके 6 मेंबर्स हैं। अब वो 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं? ये है इंडिया। आप इसको यहाँ से हल्का सा लेफ्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये शू शेप वाला लैंड। तो इसकी 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं। एक है सऊदी अरेबिया, इसी में हेडक्वार्टर भी है रियाद में। देन यहाँ आपका ओमान, UAE, कतर, बहरीन एंड कुवैत। सो में 6 कंट्रीज़ याद करनी है। नेक्स्ट न्यूज़ में था इडुक्की रिजर्वेयर, ये केरला में है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जैक फ्रूट फेस्टिवल। ये मैसूरू, कर्नाटका में मनाया जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो आज के हिंदू में था कि इसकी कुछ वैरायटी के नाम दे रखे हैं। तो ये सारी की सारी जैक फ्रूट की वैरायटीज़ हैं। कई बार UPSC कुछ नाम दे देता है, पूछ लेता है ये किससे रिलेटेड है, तो इसलिए हमें याद रखना है। जैसे कि रुद्राक्षी, हलासू, सिद्धू केम्पू, बैरचंद्रा, सर्वरूथु, शंकरा, वर्दाश्री, तुबागिरी हलासू, थाई रेड, वियतनाम सुपर अर्ली, गमलेस जैक, नागाचंद्र, लाल बाग मधुरा, रामचंद्र। ओके,
नेक्स्ट है, मणिपुर ने रिजॉल्व कर दिया कि वो एनआरसी इम्प्लीमेंट करेगा विद स्टेट पॉपुलेशन कमीशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था, एनआरसी क्या है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में एक प्रॉपर रजिस्टर। अभी तक सिर्फ असम ऐसी कंट्री थी जिसने एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। इसी में एक न्यूज़ थी इनर लाइन परमिट की। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है किसको, इंडियंस को भी, फॉरेनर्स को भी, सभी को, यानी कि नॉन नेटिव्स को। अगर वो उस जगह का रहने वाला नहीं है और वहाँ जाने के लिए, एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट चाहिए होता है टू विजिट और स्टे इन द स्टेट दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर ILP सिस्टम। तो ये जो ILP सिस्टम है, यानी कि इनर लाइन परमिट सिस्टम है, ये 4 स्टेट्स में है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, ये जो बिल्कुल एंड वाली बाउंड्री है उसको हम ले सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि ILP जो है एक्सटेंशन है एक एक्ट का। इस एक्ट का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। ओके, नेक्स्ट कुछ न्यूज़ थी चकमा और हेजोंग के बारे में। ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। तो जो चकमा है वो बुद्धिस्ट है और हेजोंग जो है वो हिंदू है। तो H से याद रख सकते हैं कि हेजोंग H, हिंदू H, और जो चकमा है वो बुद्धिस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ थी इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में। ये BSI यानी कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1890 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये जो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम है ये बिगेस्ट वर्चुअल डेटाबेस है फ्लोरा का। ओके, देन एक टर्म एडिटोरियल्स में थी GIS AID के बारे में। तो अगर कभी न्यूज़ में आए तो बस इतना पता होना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो कि WHO ने बनाया था 2008 में, ताकि सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसेस को शेयर कर सकें एक ही प्लेटफॉर्म पर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ना, कि सारी कंट्रीज़ को अलग अलग रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी एक कंट्री ने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च किया है तो वो सबको शेयर हो जाएगा, तो सबकी जो एनर्जी है और मनी है वो वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज़ थी अल्फ़ाफोल्ड के बारे में। अल्फ़ाफोल्ड क्या है? अल्फ़ाफोल्ड एक टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती है, जिससे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। याद रखना, अल्फ़ाफोल्ड AI यूज़ करती है और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए है अल्फ़ाफोल्ड। देन CRISPR-Cas9 मैंने बताया UPSC में आ चुका है। ये सिर्फ एक जीनोम एडिटिंग टूल है। UPSC ने पूछा सिर्फ इतना ही था कि CRISPR-Cas9 क्या है। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज हमारा ये DNA है और इसमें कुछ बैंड्स हैं, तो DNA के अगर कुछ बैंड में कुछ गड़बड़ी हो जाए और हमें वो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे ना, CRISPR-Cas9 एक सीजर की तरह काम करती है, जो यहाँ से DNA काटा, जो हमें अगर हमें कुछ अच्छा DNA का बैंड ऐड करना है तो हमने उनको काट कर अलग अलग करा, उसके बाद हम ये बैंड वहाँ पे फिट कर देंगे। तो इससे हम हमारे जो डिजीज़ेज हैं उनको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है सिकल सेल अनीमिया, न्यूज़ में था। ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि अनीमिया कॉज करते हैं। अनीमिया में क्या होता है ना, ब्लड RBCs का कमी हो जाता है। सिकल सेल अनीमिया क्या हुआ, ये हो गया आपके हेल्दी RBCs, और जो सिकल सेल होते हैं वो कुछ इस शेप में हो जाते हैं। अब इस शेप की वजह से वो बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाते, जिस वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रॉक अगामा। पेनिनसुलर रॉक अगामा अगर पूछे क्या है तो हम वोल्केनो हमारे दिमाग में आएगा, बट ये एक गार्डन लिजार्ड है। आप ये इमेज देख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। ये है पेनिनसुलर रॉक अगामा। लग रहा है ना कुछ मैग्मा टाइप्स। सो लास्ट आज का न्यूज़ है कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश। ये कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश एक जगह है जो कि टॉयज़ के लिए बहुत फेमस है, जो कि तेलापोनी की वुड से बनती है। तेलापोनी की वुड जो है बहुत ही सॉफ्ट वुड होता है, जिनसे ये डॉल्स बनती हैं। और जो फैमिलीज़ ऐसी टॉयज़ बनाते हैं उनको आर्या, क्षत्रियास और
नकार शालू कहा जाता है। टॉयज़ आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे @डेल क्लासेस और हमारा चैनल खुलकर आएगा और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।